नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले सत्र में हमने कहानी पढ़ी यही सच है। श्रीमती मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित कहानी यही सच है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में निर्धारित है और इस कहानी के एक भाग को हम पढ़ चुके हैं और अब हम अगले भाग की ओर आते हैं। इस कहानी के पिछले भाग में हमने कलकत्ता के दृश्य पढ़े थे। अब इस भाग में हमने कानपुर के दृश्य पढ़े थे, अब कलकत्ता के दृश्य पढ़ेंगे। कलकत्ता देखिए, गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आकांक्षा, विचित्र से भय से मेरा मन भर आता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं इरा को ढूंढती हूँ, वह कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने के बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक नज़रें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दे मैं नीचे उतर पड़ती हूँ और उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे बढ़ जाती है। तब भी किसी के हाथ स्पर्श से बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो इरा खड़ी है, रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, ओह, तुझे न देखकर मैं घबरा रही थी। तुम्हारे घर भी कैसे पहुंचूंगी? बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुंचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भरा देती है। इरा मुझे इस पुल की विशेषता बता रही है और मैं विस्मित सी उस पुल की ओर देखती हूँ। दूर दूर तक फैली हुई हुगली के विस्तार को देखती हूँ। उसकी छाती पर खड़ी हो और विहार करती अनेक नौकाएं को देखती हूँ, बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। उसके बाद बहुत सी भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतें, चारों ओर वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है और इस सब के बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहीं पटना और कहीं कानपुर और कहीं कलकत्ता। मैंने तो आज तक कभी बहुत बड़े शहर को देखे ही नहीं। सारी भीड़ को चीरकर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़कें, मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों इरा, कौन कौन लोग इंटरव्यू में होंगे? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर। हम जैसे डरे तो कोई बात भी है? जिसने अपना सारा करियर अपने आप बनाया है वह भला इंटरव्यू में डरे? फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे, जाती है कभी उनके पास भी या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी, कभी कभी यूँ ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं है, पर यह कहती कि कोई इस विषय पर बात करे। मैं मौन ही रहती हूँ। इरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ, पर होते तो कुछ मदद ही करते। पर फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। शाम को इरा मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहाँ निशीथ दिखाई देता है। मैं शक पकाकर नज़र घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज़ पर ही आ पहुँचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, पर इरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। इरा पास ही कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाती है। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? जब जवाब इरा देती है, मैं कहती रहती हूँ, निशीथ बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए,
ये क्या शौक चर्राया, उसका रंग स्याह पड़ गया, स्याह मतलब काला, स्याह पड़ गया है, वह दुबला भी हो गया। विशेष बातचीत नहीं होती पर और हम लोग उठ पड़ते हैं। इरा को मन्नू की चिंता सता रही थी और मैं स्वयं भी घर पहुंचने को उतावली हो रही थी। कॉफ़ी हाउस से धर्मलता तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। जब इरा उससे बात कर रही थी मानो वह इरा का ही मित्र हो। इरा अपना पता समझा देती है। वह दूसरे ही दिन 9 बजे का वायदा करके चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निशीत का यूँ मिलना न चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। बहुत दुबला हो गया है निशीत, लगता है मेरे जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं सता रहा है। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों न हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों न हो, पर मैं जानती हूँ यह झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो। उसने अपनी इच्छा से ही तोड़ा, यह सब किया था। उसने अपनी इच्छा से ही तो यह सब किया था। एकाएक मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह, क्यों नहीं मैं उसे पहचानने से इनकार कर दिया जब चाहे। जब वह मेज़ के पास आकर खड़ा हुआ था तो क्यों ही मैंने कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं। ज़रा उसका खिसियाना तो देखती। वह कल भी आएगा। मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मैं उससे नफ़रत करती हूँ। अच्छा है, आए कल। मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही संजय से विवाह कर लेने वाली हूँ। यह भी बता दूंगी कि पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं उससे घृणा करती हूँ और उसे ज़िंदगी से कभी माफ़ नहीं कर सकती, ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही थी कि मैं 3 साल हो गए अभी तक निशीत से ने विवाह क्यों नहीं किया। करे न करे मुझे क्या, वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है। मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए इस समय, जबकि मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है। बताओ मैं क्या करूं। ये कलकत्ता का पहला दृश्य था। अब कलकत्ता का दूसरा दृश्य देखिए। नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान नहीं था। इरा कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं। फिर यह तो 300 का जॉब है। निशीत सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है। यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी कुछ छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है। उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है। वह कहता है कि जैसे भी होगा वह मुझे काम दिलाकर ही मानेगा। आखिर क्यों। कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि वह मेरे पास न आए। 8:45 बजे के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर के से थोड़ी दूर पर निशीत टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पजामा। वह तो समय से पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 के पहले नहीं पहुंचता। समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं। उसे यूँ चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हो आया। और जब वह आया तो मैं चाहकर भी कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने उस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। कैसे क्या करना होगा उसकी योजना भी बना डाली। बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस को सूचना भी दे दी। आज वह ऑफिस नहीं आएगा।
विचित्र ऐसी स्थिति मेरी हो गई। विचित्र मेरी ये विचित्र है, विचित्र नहीं है, है ना। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती, नकार भी नहीं कर पाती। सारा दिन उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक ही बात नहीं की। मैं कई बार चाहा कि संजय को ही बता दूं, संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं वह सुनकर यह दिलचस्पी लेना कम न कर दे। उसने आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी। वह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा। हमारे विवाहित जीवन के आरंभ के दिन कितनी खुशी से बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं। मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, वह खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंद चमक रही थी। एकाएक ही मुझे लगता है कि इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती, पर वह क्या, बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए ही यूं ही चला जाता। अच्छा तो चलता हूँ। यंत्र चलित से मेरे हाथ मुड़ जाते हैं, वह लौट पड़ता है। मैं ठगी सी देखती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि संजय के लाए हुए फूलों की निहारती रहूं। यहाँ वे फूल नहीं है तो बड़ा सूना सूना लगता है। पता नहीं संजय तुम इस समय क्या कर रहे हो। 3 दिन हो गए, किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया। देखिए ऐसा है, युवावस्था में ऐसा होता है, जब हम कहीं जाते हैं और हमारी पिछली ज़िंदगी का कुछ हिस्सा हमें मिल जाता है तो हम नई ज़िंदगी को पिछली ज़िंदगी से थोड़ा कंपेयर करने लगते हैं, है ना। और इसी में हम दोनों में तुलनात्मक बातें करते लगते हैं। ये कहानी में कुछ इसी प्रकार की बातें होती है। आगे देखिए कलकत्ता का दूसरा दृश्य। कलकत्ता। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया। शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देना चाहिए वैसे नहीं दे पाई, पर निशीत ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती हूँ यह सब निशीत की वजह से हुआ है। ढलते सूरज की धूप निशीत के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशीत इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा लगा। देखिए कैसे मन भटक जाता है आदमी का। देखो आप, कभी नफरत करती थी, अभी प्यारा लगने लगा है। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा वह प्रसन्न है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों? वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर उसके साथ, उसके पास उस एक अजीब सी पुलक से मेरा तन मन सिहर उठा। ऐसा क्यों चाहता है? उसका मन चाहना बहुत गलत लगता है। उसका ऐसा चाहना बहुत गलत लगता है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। शायद केवल मेरे प्रति किए गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए ये सब कर रहा है। पर क्या वह समझता है कि वह उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी या जो कुछ उसने किया है उसे भूल जाऊंगी? असंभव। मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य उसके मुंह से सुनती हूँ। मैं इरा की ओर देखती हूँ। वह प्रस्ताव का समर्थन करके मन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाती हूँ। अंदर जाकर मैं तैयार होती हूँ। मुझे आता देख निशीत को नीला रंग बहुत पसंद था। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूँ और बार बार, प्रसाधन मतलब मेकअप जो आज दुनिया करती है, और बार बार अपने को टोकती जाती हूँ। किसको रिझाने के लिए यह सब हो रहा है? यह नीरा पागलपन है। सीढ़ियों पर निशीत हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। लो, शुरू हो गया।
मेरा मन तमतमा जाता है, कनपटियाँ सुर्ख हो जाती है। मैं चुपचाप इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी, पर सदा चुप रहने वाला निशीथ बोला भी, तो ऐसी बात, मुझे ऐसी बातें सुनने की जरा भी आदत नहीं है। संजय न कभी कपड़ों के बारे में ध्यान देता है, न कभी ऐसी बात करता है जब भी उसे पूरा अधिकार है, और यह बिना अधिकार ऐसी बातें करे। अधिकार तो इसे भी है भाई। पर जाने क्यों मैं उससे नाराज़ नहीं हो पाती हूँ, बल्कि एक पुलक में सिहरन महसूस करती हूँ। सच, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पिछले 2.5 साल में संजय के साथ रहती हूँ। रोज़ ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रसन्नता का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। यह देखकर भी जैसे वह यह सब नहीं देख पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निशीथ ने यह बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? मैंने कहा कि अधिकार तो उसे भी है, कहा था आपसे। जाने कैसी मजबूरी है, कैसी व्यवस्था है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती हूँ। निश्चयात्मक दृढ़ता से नहीं कह पाती हूँ कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बात कहने का अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं संजय की बात बता दूँ। स्काई रूम, निशीथ टैक्सी वाले को आदेश देता है। कोई जगह का नाम है स्काई रूम, सिनेमा हॉल है शायद। टून की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बातें करने लगती है। निशीथ बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर। यदि हिचकोले खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श न हो। हवा के झोंके से मेरी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोद में पड़कर फरफराता है। वह उसे हटाता नहीं। मुझे लगता है यह रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से भर जाती हूँ। ये आह्लाद का जो उच्चारण है और आह्लाद का जो लेखन है, ये आप देख लीजिए एक बार आराम से। आ है और है आधा है और लाद है, ठीक है, ध्यान रखिए आप, है आधा है इसमें। आज भी मैं संजय की बात नहीं कह पाती, चाहकर भी नहीं कह पाती। अपनी इस व्यवस्था पर मुझे खींच भी आती है, पर मेरा मुंह है कि खुलता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं मेरे जैसा कोई बड़ा अपराध नहीं कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ, और फिर मैं भी कुछ भी नहीं कर सकी। मैं कुछ नहीं कह सकी। ये निश्चित कुछ बोलता ही क्यों नहीं। उसका यूँ कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर पर लिपटा होता। यूँ सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं है, पर जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूँ कि जब निशीथ बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात करना कितनी अनुचित है, पर मैं क्या करूं? जितनी दुर्गति से टैक्सी चली जा रही है, मुझे लगता है उतनी दुर्गति से मैं भी बही जा रही हूं, अनुचित अवांछित दिशाओं की। और टैक्सी झटका खाकर रुकती है, मेरी चेतना लौटती है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ हड़बड़ी से नीचे उतर पड़ती हूँ, मानो अंदर निशीथ के साथ मेरा कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी, इधर से उतरना चाहिए। कभी टैक्सी वाला कहता है। मुझे अपनी गलती का भान होता है। इधर निशीथ खड़ा है, उधर मैं, बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है।
तो हम दोनों एक दूसरे के साथ के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे तो मुझे ही देने चाहिए, पर अब क्या हो सकता है। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ चहल पहल है, रोशनी है, रौनक है, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नज़रों से ऐसे बचा कर चलती हूँ मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो और मुझे कोई पकड़ने ले। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया? आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर दे रहा है। बाहर की हलचल और उसके अधिक मन की हलचल को मैं अपने को खोया खोया महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बेरा कोल्ड कॉफ़ी के गिलास और खाने का कुछ सामान रख जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशित कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठ की धड़कन तक महसूस करती हूँ। वह जल्दी से कॉफ़ी की स्ट्रॉ मुंह से लगा लेता है। मूर्ख कहीं का। वह सोचता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वह क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हम उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही दिमागों में परछाई हुई है। शायद नौकरी की ही बात ही हमारे दिमागों पर छाई हुई थी, पर आज अवश्य ही वह बात आएगी। न आए यह कितना अस्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया, उसे उलट कर देखना का साहस शायद हम दोनों में किसी को नहीं है। जो संबंध टूट गए अब उन पर कोई बात नहीं करे। मैं तो कभी नहीं करूँगी, पर उसे तो करना चाहिए। थोड़ा उसने था, बात भी वही आरंभ करे। मैं क्यों करूँ और मुझे क्या पड़ी है। मैं तो जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूँ। क्यों नहीं मैं इसे भी संजय की बात बता देती, पर जाने कैसी व्यवस्था है, जाने कैसा मुँह है कि मैं उस मुँह नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, नहीं तो खिसिया जाती हूँ। वह फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा। यह यंत्र चलित सी मैं खा रही हूँ। शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है। मुझे लगता है कि उसके होठ फड़क रहे हैं और स्ट्रॉ पकड़ते हुए उंगलियां कांप रही है। मैं जानती हूँ वह पूछना चाहता है, दीपा क्या तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया? वह पूछ ही क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ही ले तो मैं क्या यह कह सकती हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर सकती? मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली, कॉफ़ी पी ली, तो यह समझ लो कि मैं तुम्हारे विश्वासघात की बात को भूल गई। और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। पर यह क्या ऐसा है? अपमानित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती? मेरे सामने तो पटना की गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के वे चित्र उभर कर आते हैं, जब घंटों समीप बैठ मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे, बिना स्पर्श किए भी। जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती है। जाने कैसी तन्मयता से हम डूबे रहते थे एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया में। मैं कुछ बोलना ही भी चाहती तो वह मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता के क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा। आज भी तो हम मौन ही हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं। जाने क्या आज भी हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों में गुजर रहे हैं। मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ, नहीं नहीं नहीं, पर कॉफ़ी सिप करने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा यह विरोध हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निशित मुझे बिल नहीं देने देता। वह विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीन झपटी में किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ से छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तार को झंझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर कहीं नहीं।
आता बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं कर किया जाता। मन में प्रचंड तूफान, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ। वही मौन, वही दूरी, पर जाने क्या वह मुझे लगता है कि निशीथ मेरे बहुत निकट आ गया, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशीथ मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं, पर वह कुछ नहीं करता। सोते समय रोज़ की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए सोना चाहती हूँ, पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं खड़ा होता है। तो मित्रों, इस कहानी में आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा होगा जो बिल्कुल आपको यथार्थ में ले जाता होगा। नग्न यथार्थ है इस कहानी में बिल्कुल, और एकदम जो है मनोविकारों को यहाँ पर स्पष्ट करके बताया गया है। हमारे जो मन की बातें हैं और मन की जो भावनाएं हैं वो किस तरह एक दूसरे को दबाकर प्रचंड हो जाती है, और आपको सभी को कहीं न कहीं इसमें अपनी कहानी भी नज़र आ रही होगी। अब इस कहानी का शीर्षक आपको थोड़ा प्रतीत होता नज़र आ रहा होगा, यही सच है का क्या मतलब है। कहानी में अगर यही सच है का मतलब निकाला जाए तो यही है कि यही सच है कि ये दोनों एक दूसरे से आज भी प्यार करते हैं, निशीथ और दीपा। तो मित्रों, इस कहानी में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कहानियाँ बहुत हैं, लेकिन ये कहानी आपको अपनी ज़िंदगी की वास्तविकता, सच्चाई, प्रेम जैसी बातों पर एकदम से भावित करने वाली कहानी है। और आप भावना में बहकर अपने उस पल को याद करेंगे जब आपने किसी से के साथ ऐसा बुरा किया होगा, या फिर आपने कभी अपने किसी पुराने बिछड़े हुए से मिलकर अपनी पुरानी बातों को महसूस किया होगा। और हो सकता है यह कहानी आपको कुछ ऐसी भी याद दिला दे कि जिससे आपको अपने पुराने टूटे हुए संबंध को जोड़ने का मौका मिल जाए। कई बार ऐसा रहता है कि सिर्फ एक हाँ या ना, थोड़ी सी बात की वजह से बहुत बड़े बड़े संबंध भी टूट जाते हैं या एकदम अलग विच्छिन्न होकर खड़े रहते हैं। लेखिका ने खुद की कहानी यहाँ लिखी है, ठीक है। आपकी जो अनु भंडारी जी है, उनके जीवन में कुछ ऐसी ही बातें हैं। इस कहानी के मूल वाचन करते करते मैं आपको इस कहानी में कुछ अपनत्व की बात बताने इसलिए बता रहा हूँ कि ये कहानी या फिर उपन्यास जो भी है, ये इसलिए हमें हमारे सिलेबस में दिए जाते हैं कि इनको पढ़ करके हम अपने जीवन की कुछ वास्तविकताओं से आत्मसात करके इनको, और उससे कुछ सीखें, और कुछ जो नहीं हो सकता, जो गलत है, मतलब जो हो सकता है जो गलत है, उसको हम नहीं होने दें। कुछ बदलाव हमारे जीवन में ऐसा करें कि हमें अपने जीवन में पछताना नहीं पड़े, अपने जीवन में किसी को खोना नहीं पड़े, कोई ऐसी गलत बात हमारे जीवन में नहीं हो जो हमारे लिए अनुचित हो। क्योंकि किसी के जीवन में कोई घटना हो गई है, उससे हमें ऐसी बात सीखनी चाहिए कि उस घटना से प्रेरित होकर हम अपने जीवन में ऐसी घटना नहीं करें। प्यार प्रेम सब अपनी जगह है, लेकिन जो बातें हैं, जो आदमी के मन की भावनाएं हैं, वो कभी मरती नहीं हैं। अगर आपने एक बार किसी से प्रेम कर लिया तो वो भावना कभी मरेगी नहीं। आपको उस व्यक्ति को जीवन भर चाहना होगा। अगर गलती से वो दोबारा आ गया तो वो भावना आपके मन में दबेगी नहीं, अगर आपने सच्चे मन से उसे चाहा होगा। मित्रों, इस कहानी को बताने का मेरा भी मूल उद्देश्य यही है कि आपको अपने जीवन की कोई ऐसी गलती जिससे आपको पछतावा हो रहा हो, उसको आपको एहसास कराना, और आपने उस गलती में कोई ऐसी कमी छोड़ी है जिससे आप उस गलती को सुधार सकते हैं, तो आप अवश्य सुधारें। क्योंकि गलतियां आदमी करता है और गलती को सुधारना भी आदमी का खुद का ही काम है। गलती सुधारने के बाद में व्यक्ति अपने आप को थोड़ा शांत और थोड़ा समझदार महसूस करता है कि मैंने ये गलती की और मैंने सब कुछ सही कर दिया। तो उससे क्या होता है, आदमी का आत्मसम्मान बना रहता है। तो इसी बात के साथ में दीजिए अपने मित्र को इजाज़त। फ़िलहाल के लिए हम आपसे विदाई लेते हैं। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। ये कहानी अभी बाकी है। कहानी के 2 भाग हो चुके हैं, तीसरे भाग को हम लेकर आपके समक्ष जल्द ही आएंगे।
नमस्कार, धन्यवाद।